एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे मोंटेस्क्यू, राजनीतिक दर्शन शास्त्री, और दूसरे थे लेखक वोल्टेयर। उनके विचारों का बहुत जबरदस्त असर यूरोप में पड़ा और इनके विचारों के कारण जो भी उस वक्त के विश्वास और विचार थे और व्यवस्थाएं थी, उनका आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए लोग मजबूर हुए कि क्या सही है, क्या गलत है, मानव सभ्यता के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और ये किसी धार्मिक पाखंड पर या आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि तर्क के आधार पर विश्लेषण करना शुरू किया। जबकि मध्य युग में स्थितियां ऐसी थी कि धर्म का, रूढ़िवाद का, परंपराओं का, अंधविश्वासों का इतना जबरदस्त प्रभाव समाज में था कि इनके दायरे से बाहर कोई निकल नहीं सकता था। और यहां तक कि ज्ञान पर धार्मिक सत्ता का नियंत्रण था, यानी ज्ञान भी धार्मिक सत्ता के अंतर्गत थी। इतनी जबरदस्त रूढ़िवाद था। और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उस वक्त यूरोप में ये जो चर्च होते हैं ईसाइयों के, वो लोगों को पैसे लेकर स्वर्ग का पट्टा देते थे कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको लिखित में पट्टा दे देंगे कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। ऐसे ऐसे अंधविश्वास वहां पर जारी थे। तो ये जो जबरदस्त विचार आया पुनर्जागरण काल में, इसने सब कुछ बदल दिया। और इन विचारों का नतीजा ये हुआ कि सारे सामाजिक जगत का विश्लेषण तर्क और बुद्धि पर आधारित हुआ, जो कि कल हमने चर्चा की थी थोड़ी सी, कि एक तरफ प्राकृतिक जगत है, दूसरी तरफ सामाजिक जगत है, और हम सामाजिक जगत की व्याख्या करते हैं समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र को इसीलिए समाज का विज्ञान कहा गया है। अब रॉबर्ट निस्बत नाम के एक समाजशास्त्री हुए हैं, रॉबर्ट निस्बत। उन्होंने समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के सिद्धांत की उत्पत्ति के दो द्वंद्वात्मक परंपराएं बताई हैं, और ये बताया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत रूढ़िवादी और उदारवादी दो परंपराओं की द्वंद्व की विरासत है। एक तरफ रूढ़िवाद है और दूसरी तरफ उनको चुनौती देने वाले उदारवादी विचार हैं। और उन्होंने 5 समूहों का 5 महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण करके बताया कि ये 5 चीजें थी जो रूढ़िवादी थी, और उनके को चुनौती देने के लिए उदारवादी लोगों ने 5 दूसरी चीजें दी। उनमें जो 5 रूढ़िवादी थी वो थी समुदाय यानी कम्युनिटी, सत्ता यानी अथॉरिटी, पद यानी स्टेटस, पवित्रता यानी धर्म, और अलगाव यानी एलिनिएशन। स्थिति ये थी कि रूढ़िवाद के अंतर्गत जितना भी चिंतन था वो समुदाय पर आधारित था, और जो समाज में उस वक्त आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सत्ता थी उस पर आधारित था, और समाज में सारा व्यवहार लोगों के स्टेटस पर आधारित था। और चौथा तत्व जो धर्म था, जो पवित्रता से संबंध रखता है। धर्म का मतलब एक ऐसा दायरा जो पवित्रता से संबंध रखता है, उससे प्रभावित थे सारे व्यवहार और विचार। और मानव जाति की प्रगति के लिए एक समाज में अलगाववाद था, एलिनिएशन था। एलिनिएशन इसलिए था, रॉबर्ट निस्बत ने जो बात बताई है वो ये कि आम आदमी का
प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि सामूहिकतावाद थी और सारी व्यवस्था समुदाय के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज थी। अब ये जो उदारवादी विचार आए, उदारवादी क्रांतिकारी विचार आए, रेडिकल लिबरल आइडियाज, उन्होंने इन 5 चीजों को चुनौती दी और ये 5 जोड़े बन गए। समुदाय को चुनौती समाज ने दी, यानी एक गुट या एक स्थान विशेष के लोग हर चीज का फैसला नहीं ले सकते, बल्कि ये पार्टिसिपेटिव होगी, यानी इसमें हर सबका प्रतिनिधित्व होगा। तो उन्होंने समुदाय के सामने समाज को महत्व दिया, सोसाइटी को महत्व दिया। सत्ता के सामने, अथॉरिटी के सामने उन्होंने शक्ति को महत्व दिया, पावर को महत्व दिया। देखिए, अथॉरिटी और पावर, सत्ता और शक्ति, इन दोनों में अंतर इतना ही है कि अथॉरिटी या सत्ता है वो शक्ति का एक औपचारिक रूप है। तो पहले पुरातन अंधी युग में सत्ता औपचारिक रूप से बहुत कम लोगों के हाथों में थी। अब जब पावर का कंसेप्ट आया कि शक्ति वृहत लोगों में विस्तृत हो गई और शक्ति केवल धार्मिक ही, आर्थिक ही और राजनीतिक ही नहीं थी, एक नई चीज आई, सामाजिक शक्ति भी आई, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आई, वैचारिक शक्ति भी आई। तो सत्ता के सामने शक्ति और इसी तरह स्टेटस यानी पदों के सामने उसने वर्ग बताया, और वर्ग बताते ही वो लोग जो समाज में जिनका एक स्टेटस था उनके समकक्ष दूसरे लोग खड़े हुए। तो स्टेटस को उसने वर्ग से, क्लास से चुनौती दी, और पवित्रता, धर्म का जो था उसको धर्मनिरपेक्षता से चुनौती दी, क्योंकि धर्म के रूढ़िवाद को तोड़ने के लिए जरूरी था कि कुछ लौकिक तर्कों का विकास किया जाए जो धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास को समाप्त करे। तो पवित्रता को धर्मनिरपेक्षता से चुनौती दी, यानी धर्म को धर्मनिरपेक्षता से चुनौती दी। और जो अलगाव था, एलिनिएशन था, यानी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था फैसले लेने की प्रक्रिया में, उन लोगों ने प्रगति, प्रोग्रेस की अवधारणा दी। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जो विकास है उसका विभाजन होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक देश में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोग में से 4 लोगों का, एक आदमी का धन बढ़ जाता है, तो औसत के रूप में तो 5 आदमियों का धन बढ़ गया। लेकिन जब तक उस धन का विभाजन 5 लोगों में नहीं होगा, इक्विटेबल, समान विभाजन नहीं होगा, तो प्रगति नहीं मानी जाएगी। प्रगति तो एक ही आदमी की हुई, बाकी 4 आदमी तो गरीब के गरीब रहे। एक आदमी का धन 200% बढ़ गया, 400% बढ़ गया, 600% बढ़ गया साल में, और 4 आदमी हैं उनका धन वैसा ही रहा, 0% बढ़ा। तो ये प्रोग्रेस नहीं हुई, ये प्रगति नहीं हुई। विकास हुआ लेकिन प्रगति नहीं, वृद्धि हुई लेकिन प्रगति नहीं हुई। तो प्रगति का विचार अलगाव, एलिनेशन के विचार के सामने प्रस्तुत किया। और ये जो 5 आधार थे, यानी कि 5 जोड़े थे, 5 ये जो कंसेप्ट थे, समुदाय बनाम समाज, सत्ता बनाम शक्ति, पद बनाम वर्ग, पवित्रता बनाम धर्मनिरपेक्षता, अलगाव बनाम प्रगति, इन 5 आधारों ने, तत्वों ने, इन जोड़ों ने पूरे यूरोप के विचारों को बदल कर रख दिया और एक तरह से यूरोप के पूरे समाज और संस्कृति का रीओरिएंटेशन कर दिया, यानी दोबारा से एक नया एडजस्टमेंट कर दिया, एक तरह से नए तरीके से बदलाव कर दिया कि पूरी सोसाइटी का दोबारा से गठन हुआ। और ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था। और
इसका नतीजा यही हुआ कि जब ये चीजें आई तो एक तर्क का युग शुरू हुआ।